एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का सार्थक शिक्षा संस्थान में। तो हम सभी अब एकत्रित हो गए हैं अपनी एक नई यात्रा के लिए। इतिहास विषय हमें पढ़ना है, तो उसका शंखनाद आज हो चुका है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआती इस बीच आप सभी लोग अभी पहले स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे थे, तो जो कि लगभग मानकर चलिए कि अभी रद्द है। तो अब सीधा मेन सब्जेक्ट पर हम लोग आते हैं, जो कि अपना हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो इस बीच जो हताशा निराशा छई, क्योंकि स्क्रीनिंग की बहुत लंबे समय से हम लोग तैयारी तैयारी में थे। तो उसके बाद अचानक से एक डिसीजन आया और उसे स्थगित कर दिया गया। अब चूंकि हम लोग एक नई यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो अब पुरानी चीजें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। तो कुछ पंक्तियां जो कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, उनके साथ में शुरुआत करते हैं। तो पंक्तियां क्या है? नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो आइए इसी ऊर्जा के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं आज के इस सेशन का। तो शुरुआत जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग आज पूरा सिलेबस, एक इसका ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है 2 क्लासेस में ये पूरा सिलेबस आपको मिले। तो आइए शुरुआत करेंगे। तो ये बड़ी बेसिक सी बात है कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हम सभी को मालूम है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो मैं सीधा जो यूके पीएससी ने सिलेबस दिया है वेबसाइट में, उसी को सीधा सीधा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक एक करके हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि किन किन क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है एक समय सीमा के अंदर। और इन्हीं का बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे, इन्हीं पर अभ्यास करेंगे। तो पहला है हमारा जो प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में यहाँ पर इन्होंने दिया है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। तो सीधा पहली बात, इतिहास में जो भी बातें दर्ज हैं वह किस आधार पर कही गई हैं, ये हमें समझना है। तो ये जो एविडेंस है वो कहाँ कहाँ से हमको मिल रहे हैं, बेसिकली इस पर ये पूरी चर्चा है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारे टॉपिक कवर होते हैं। जैसे कि इसमें आप पुरातात्विक शोध पढ़ते हैं, पुरालेख शास्त्र पढ़ते हैं, और साथ ही साथ मुद्रा शास्त्र है। अब ये तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों जैसे आप देखेंगे कि जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ है, उससे पूर्व की चीजें हैं। लगभग लगभग पुरातात्विक स्रोतों में आप देखेंगे कोई अवशेष आपको मिल गए, जैसे जो भी अ, पाषाणकालीन सभ्यता के लोग थे, मुख्यतः उन लोगों ने जो चीजें उपयोग में वो लाए, वो इसमें सारे इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा अ, आप देखेंगे जैसे उस समय की जो ये लोग औजार प्रयोग कर रहे थे, और भी जो अन्य तमाम चीजें ये लोग उपयोग में ला रहे थे, वो सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरालेख में आप देखेंगे कि जो पुरानी लिपियां हैं, जिनका कुछों का अध्ययन हुआ है, कुछों का अध्ययन नहीं हुआ है, उनका अध्ययन इसमें रहता है। मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन में एक बार मुझे क्लियर करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है? नीचे चैट बॉक्स होगा, उसमें जी आप सर। मैसेज कर दीजिए। ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो मुद्रा शास्त्र यानी कि जो भी कॉइन्स, जैसे हम शुरुआती सिक्कों की बात करते हैं जो कि पंचमार्क कॉइन्स या फिर पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं,
बिल्कुल शुरुआती हैं, उससे पहले कभी कोई सिक्के नहीं बने हैं, उनकी चर्चा इसमें रहेगी। फिर जो दूसरा है, अब ये पूरा एक हिस्सा है, पुरातात्विक स्रोतों का ही ये पूरा एक हिस्सा है। फिर बात आती है साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोतों में अगर हम बात करें, साहित्यिक स्रोतों में क्या आ जाते हैं, जो भी उपलब्ध साहित्य है वो सारा का सारा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हम वैदिक काल से मुख्यतः इस प्रकार के स्रोत हमें मिलने आरंभ होते हैं। तो हालांकि ये आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार के स्रोत मिले हैं, लेकिन उनका ठीक तरीके से उनको अभी तक पढ़ा या समझा नहीं गया है। फिर आता है आपका यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत में प्राचीन काल से ही अल्बेरूनी इत्यादि इस प्रकार से जो भी यात्री आए हैं, उन्होंने जो इतिहास लिखा है प्राचीन भारत को लेकर के, वो इसमें सारा कुछ रहेगा। वो आए, उन्होंने देखी यहाँ की चीजें, और फिर अपने हिसाब से उन्होंने जो तथ्य हैं वो दर्ज किए। फिर उसके बाद एक अन्य टॉपिक है मानव का उद्विकास। तो मानव का उद्विकास मीन्स कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है और धीरे धीरे उसका विकास का क्रम कैसे आगे बढ़ा। जैसे कि पूरा पाषाण पहला इसका खंड है। दूसरा आप देखेंगे मध्य पाषाण। तीसरा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल हम सभी ने इसको अध्ययन किया है। इसमें क्या है, शुरुआती दौर में जब पत्थरों का प्रयोग हो रहा था और बिल्कुल अनगढ़ से पत्थर, जिनका कोई आकार नहीं है, बिल्कुल बेडौल से प्रकार के पत्थरों का प्रयोग हो रहा था। मनुष्य दैनिक जीवन में इन्हीं पत्थरों से बनाई वस्तुओं पर निर्भर था, चाहे वो गहने हो, चाहे औजार हो, चाहे अन्य जो भी वो वस्तुएं प्रयोग कर रहा है। मध्य पाषाण काल में यही जो चीजें, पत्थर की चीजें जो ये प्रयोग कर रहा था, वो थोड़ा उन्नत अवस्था में आ गई। और इसके बाद नवपाषाण युग में फिर धीरे धीरे इन दोनों कालखंडों की एक और विशेषता है, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, यहाँ तक मनुष्य केवल संग्राहक यानी चीजों को इकट्ठा कर रहा है, और साथ ही साथ शिकार, इन दो चीजों पर निर्भर था। उसके बाद नवपाषाण काल में धीरे धीरे वो कृषि कार्यों से भी जुड़ गया, तो एक और चीज उसने नई सीख ली। तो ये एक परिवर्तन का धीरे धीरे क्रम इस प्रकार चलता जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक मिसिंग है, एक टॉपिक इसमें मिसिंग है, जैसे कि ताम्र पाषाण काल। वो सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन हम इसको भी थोड़ा सा टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि अगर यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बने तो वो भी न छूटे। ताम्र पाषाण काल। ठीक, अब एक कालखंड हमारा समाप्त हो गया, स्रोतों पर हमने चर्चा कर ली। फिर उसके बाद पुरातत्व, पुरालेख शास्त्र और मानव किस प्रकार से धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास हुआ, ये समझा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी नवपाषाण काल के बाद पहली बार धातुओं का आविष्कार होता है, जिसमें तांबा, फिर धीरे धीरे कांसा, लोहा, इस प्रकार से ये आगे धातुओं का विकास हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका हमें उद्गम पढ़ना है, तिथि पढ़नी है, और किस प्रकार इसका फैलाव हुआ वो हम पढ़ेंगे। क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, जैसे अ, नगर नगर नियोजन है इसका, और तमाम अन्य विशेषताएं। फिर अंत में ये किस प्रकार से इसका पतन हुआ, इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। किसी ने बाढ़, किसी ने भूकंप, किसी ने मलेरिया, इस प्रकार से इसके पतन की बातें सामने आई हैं इतिहासकारों के माध्यम से। तो ये दो कालखंड समाप्त हुए। उसके बाद तीसरा वैदिक युग, जहां हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे, वो जो आपका काल रहा, उसको अभी तक ये माना गया है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। और शुरुआत में हालांकि ग्रामीण थी, फिर धीरे धीरे नगरों का वो जो ग्राम थे वो नगरों में परिवर्तित हो गए, और जो इसका आखिरी का काल आया वो फिर से एक ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। तो जब वैदिक युग, जहाँ हड़प्पा खत्म हुआ, हड़प्पा की सभ्यता जहाँ समाप्त हुई, वहीं से वैदिक युग का उदय माना जाता है, और ये पुनः एक ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि अब जो नई खोजें हैं उनके आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो वैदिक सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो एक ही सभ्यता के मानने वाले लोग थे। तो चलिए, ये जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे।
वैदिक युग में हमें समाज पढ़ना है कि इस वैदिक युग के समाज का उद्विकास कैसे हुआ है, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर धर्म का रूप कैसा था, राज व्यवस्था कैसी थी इनकी। अब आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में राज व्यवस्था नहीं है, मगर यहाँ पर धीरे धीरे राजनीति की शुरुआत यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। जो जन, कुल, विश, जन, इस तरीके से जो कबीलाई समाज माना जाता है वैदिक समाज, वो धीरे धीरे संगठित होकर के बड़े बड़े वर्गों में बदल रहा था। फिर इसी का आगे हम विस्तार देखते हैं कि वैदिक युग के अंत में एक ये आपका 1500 ईसा पूर्व से ये सभ्यता शुरू होती है और लगभग लगभग 600 ईसा पूर्व तक का इसका कालखंड जाता है। इस कालखंड में जब 600 में हम पहुंचते हैं तो यहाँ तक जाते जाते जो जन थे, जैसे हमने भरत जन पढ़ा है, और भी इस प्रकार के कई जन, छोटे छोटे कई कबीले ये थे, ये जन बाद में बदल करके जनपद बन गए। इनका क्षेत्र बढ़ गया। हालांकि आज के जो जिले हैं उनसे बहुत बड़े हुआ करते थे। तो जनपद बना, एक बड़ा आकार बना, फिर यही जनपद आगे चल करके इन्होंने महाजनपदों का रूप ले लिया। संगठित इकाइयां ये हैं, यही प्रशासनिक इकाइयां बाद में बनती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे जब महाजनपद काल आता है तो महाजनपदों में हमें 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ना है। 16 में से भी फिर जो अंत में सबसे प्रमुख जनपद बनता है वो आपका मगध बनता है। पहले इन 16 को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इन 16 का विलय, 16 में से अधिकांश का विलय मगध अपने में कर लेगा। हालांकि मगध शुरुआत में बहुत शक्तिशाली महाजनपद नहीं है, लेकिन आखिरी आखिरी तक आते आते यह सभी को विजित करके, लगभग सभी को विजित करके अपने में मिला लेता है। और जहाँ ये महाजनपद थे और मगध राज्य बना, शुरुआत में मगध राज्य बना, फिर राज्य से आगे चल करके यह एक विशाल साम्राज्य बनता है जिसने लगभग लगभग आप ये मान सकते हैं कि उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर शासन किया मगध साम्राज्य ने। इसमें बिंबिसार है, अजात शत्रु है, फिर उदयन है, ये कई नाम इसमें मिलते हैं। तो मगध साम्राज्य का अभ्युदय किस प्रकार हुआ, महाजनपदों का रूपांतरण फिर साम्राज्य में हो गया। इसके बाद फिर आगे आप देखेंगे इसी दौर में, अब यहाँ तक तो हम एक क्रमिक विकास पढ़ रहे हैं। जैसे आपका पहले हमने पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक युग, और वैदिक युग के बाद महाजनपद काल चलता है। इसी महाजनपद काल के पैरेलल, इसी के साथ साथ ये चल रहा है। तो इसके साथ साथ नवीन धर्मों का युग भी आता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना गया या प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया गया इतिहासकारों के द्वारा। ये जो वैदिक युग था ये शुरुआत में बहुत उन्नत अवस्था में था, बाद में इसमें गिरावट आ गई। कब आई? 600 ईसा पूर्व, या इसी के लिए एक टेक्निकल टर्म यूज होता है, छठी शताब्दी, छठी शताब्दी या सदी। ठीक है, अभी लिखावट में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो ये जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है, ये इसी समय एक और महाजनपद हमें दिखते हैं, धीरे धीरे महाजनपद। और इन्हीं महाजनपदों के पैरेलल, इसमें आप मगध को इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी मगध बाद की घटना है। तो महाजनपदों के साथ साथ नवीन धर्मों का उदय हो रहा था। जैसे यहाँ जब ये 16 महाजनपद थे, जैसे बिंबिसार हैं, एक मगध के शासक, मगध के शासक हैं यहाँ पर बिंबिसार। तो ये जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार के ही समकालीन यहाँ आप देखेंगे जो नवीन धर्मों का उदय हो रहा है, यहाँ पर कौन है? बुद्ध है। और वहीं जो महावीर स्वामी हैं, वो भी इनके समकालीन हैं। बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, ये लगभग एक ही समय के लोग हैं। और इन्होंने यहाँ जो वैदिक धर्म शुरू हुआ, उन्नत अवस्था में था, बाद में पतन की अवस्था में चला जाता है। तो
उससे असंतुष्ट होकर के दो महान व्यक्तियों, जिनमें से एक महावीर स्वामी और दूसरे गौतम बुद्ध, इन दोनों ने क्या काम किया, कुछ परिवर्तन करके नए, आप उसको संप्रदाय कह सकते हैं, धर्म तो कहना उचित नहीं है, दो नए संप्रदायों का यहाँ उद्भव हमें देखने को मिलता है। और ये घटना किसके समकालीन घटना है, महाजनपदों के समकालीन घटना है। ठीक। तो अब इन नवीन धर्मों के युग में हमको क्या चीजें पढ़नी है, इन्हीं दोनों की, बुद्ध और जैन, इन दोनों की मुख्य शिक्षाएं क्या थी, इनका इनके संप्रदाय का स्वरूप क्या था, उसी में हम त्रिपिटक पढ़ते हैं और अन्य तमाम इनका जो भी शिक्षा पद्धति थी उसे पढ़ते हैं। मठ विहार किस प्रकार इनका फैलाव हुआ। जैसे जैन धर्म आप देखेंगे ये भारत तक ही सीमित रहा, जबकि बौद्ध धर्म पूरे वैश्विक पटल पर आज भी अपनी छाप बनाए हुए है। और फिर किस प्रकार इनका धीरे धीरे पतन की स्थिति बनी, क्योंकि आज भी ये दोनों जीवंत हैं, तो पतन हुआ ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनमें गिरावट आई। और पतन ये मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी की ओर को इशारा करता है। अब यहाँ देखिए बहुत से फैक्ट छुपे हुए हैं जो कि हमें देखने हैं। पतन ये जो कह रहा है, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य आ जाएंगे, और शंकराचार्य जो, ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म या सनातन धर्म यहाँ से धीरे धीरे जो पतन की अवस्था में गया, और 8वीं शताब्दी तक फिर इसके पतन के साथ ही इनका उद्भव हुआ, जो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके विचार बहुत तीव्र गति से समाज में फैलने लगे। और इनका प्रसार कहाँ तक हुआ, मोटे तौर पर ये माना जाता है 8वीं शताब्दी तक का, जबकि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की, लगभग यहाँ तक का एक कालखंड जाता है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद फिर आप देखेंगे इसी बीच में, जब ये मगध साम्राज्य का अभ्युदय चल रहा था, तो इसी के पैरेलल भारत में नंदों के समय में लगभग लगभग विदेशी आक्रमण होने आरंभ हो जाते हैं। विदेशी आक्रमणों में पहला आक्रमण ईरान की ओर से होता है, और दारा प्रथम या दराइस के द्वारा ये आक्रमण माना जाता है। इसके अलावा इसमें फिर अन्य कई आक्रमणकारी हैं, जैसे आपका साइरस है, और भी तमाम लोग हैं। फिर जो दूसरा आक्रमण हुआ है वो मकदूनिया से हुआ है, यहीं से अलेक्जेंडर द ग्रेट, या जिसको हम कहते हैं सिकंदर महान, वो मकदूनिया से आया है। तो ये दो आक्रमण, ईरान और इसको आप यूनान कह सकते हैं, यूनान, या इसी के लिए एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, मैसेडोनिया। ठीक है, मैसेडोनिया। तो ये जो विदेशी आक्रमण चले हैं, ये लगभग लगभग मौर्य साम्राज्य की शुरुआत तक का भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने बहुत से क्षेत्र अपने साम्राज्य की छोटी छोटी छोटे राज्यों में इनको बदल दिया था। जैसे कि विदेशियों ने आक्रमण किया, और उनके साम्राज्य का कुछ हिस्सा भारत में भी, या भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र भी इनके साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। इसी का प्रतिकार होता है जो हम चाणक्य वाली स्टोरी सुनते हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य वाली। फिर धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य जब उदित हुआ। ठीक, चलिए। तो जब मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यही जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो इन विदेशी आक्रांताओं के समय से, ईरानी आक्रमणकारियों के समय से, और उसके बाद सिकंदर ने कुछ क्षेत्र जो अपने कब्जे में ले लिए थे, उनको स्वतंत्र कराने की शुरुआत होती है, और इसमें ये सफल होते हैं। फिर आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी गई इसी क्रम में। फिर पुत्र बिंदुसार के विषय में पढ़ेंगे, उनके पुत्र अशोक के विषय में पढ़ेंगे, अशोक का धम्म,
या फिर धर्म भी आप इसको कह सकते हैं, हालांकि धर्म कहना ठीक नहीं है, थोड़ा अलग परिभाषा है इसकी। फिर मौर्यों का प्रशासन बड़ा प्रमुख है कि इनके प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में किस पद को क्या बोला जाता था, किस किस प्रकार के मंत्रिपरिषद यहाँ पर थी, कैसा पूरा शासन इनका चलता था, लोकल गवर्नेंस कैसी थी, और कितनी इकाइयों में ये पूरा साम्राज्य इनका बटा हुआ था। समाज पढ़ेंगे, मौर्यकालीन समाज। मौर्यों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। इस समय कला का क्या विकास हुआ। जैसे मान्यता है कि इसी समय जो बाह्य कला है उसका प्रादुर्भाव भारत में होता है, विशेषकर जो अशोक के अभिलेख हैं, जिनमें हम भारतीय छवि यदि देखें तो ब्राह्मी लिपि, और अगर विदेशी छवि उसमें देखें तो खरोष्ठी और अरेमाइक लिपि का उसमें प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये कला है। इसके अलावा मौर्यों के साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ। तो इनकी कई पीढ़ियों के बाद अंतिम जो शासक है ब्रह्मदत्त, उसका अंत होता है। उसी का सेनापति सुंग वंश का पहला शासक पुष्यमित्र सुंग के द्वारा वो मारे जाते हैं। तो यहाँ पर एक और टॉपिक मिसिंग है, जो कि इतिहास की क्रमबद्धता को थोड़ा सा उसमें रुकावट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक सुंग वंश आएगा। ठीक है, एक पॉइंट इसमें सुंग वंश एक अपने आप में टॉपिक है महत्वपूर्ण, तो इसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन इसको छोड़ेंगे भी नहीं, इसको साथ में लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है फिर आपका सुंगों में सुंगों के समय ही यवन आक्रमण हुए हैं। अगर अब आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलेबस दिया होता है कि जब हम सिलेबस देखते हैं शुरू में तो टॉपिक नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन छुपे हुए टॉपिक हैं। अगर वो नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बना तो फिर दिक्कत है, फिर हम ये बात करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था। अब जब आप हिंद यवन शासक पढ़ते हैं तो हिंद यवन शासक को आप सेपरेटली कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इनका आक्रमण ही सुंगों के समय पर हुआ है। यदि सुंगों को नहीं पढ़ा तो हिंद यवन कैसे समझ में आएंगे। तो मौर्यों का अंत हुआ और सुंग वंश की नींव रखी गई। सुंग वंश में कई शासक हुए हैं। उन्हीं के समय जो हिंद यवन ये आपका विदेशी हैं, इन्होंने आक्रमण किया और भारत के कुछ हिस्से इन्होंने पददलित किए। फिर उनका प्रतिकार हुआ। पुष्यमित्र सुंग, उनके पुत्र अग्निमित्र, वसुमित्र, ये सभी ने अ, भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचाया। फिर आप साथ साथ पढ़ते हैं शकों को, कुषाणों को, पहलव शासक आप पढ़ते हैं। इन्हीं के साथ साथ अभी ये पहलव हैं, और दक्षिण भारत में ये ईसा पूर्व के शासक हैं। ये है आपका पहलव। और पश्चिमी क्षत्रप, छत्र प्रणाली पढ़ेंगे इसमें। जैसे मिनांडर इत्यादि जो राजा हैं वो इसी छत्र प्रणाली के हैं। ये ईसा पूर्व का है पहलव, जबकि एक है पल्लव। ये जो पल्लव हैं ये ईसवी के हैं। तो ये बात है कि ध्यान में रखनी है, वरना ये कई बार टॉपिक मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन सभी जो ये विदेशी सत्ताएं भारत में काबिज हुई हैं इस समय पर, इन सभी के समय में भारतीय समाज, उस समय फिर कला में क्या परिवर्तन आया। जैसे कि हम गांधार कला शैली देखते हैं, मथुरा कला शैली देखते हैं, वो सब इसी दौर के हैं। इसी समय का स्थापत्य और अर्थव्यवस्था ये हमको अध्ययन करना है। इसी के पैरेलल अब आप यहाँ देखेंगे जो मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल में सत्ता या भारत में जो सत्ता है वो दो भागों में बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। एक तो विदेशी सत्ता दिखती है, यहीं पर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक तो क्या है, यहाँ पर शासन जो है मौर्योत्तर काल में वो दो भागों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक तो आपका देशी राजा यहाँ पर दिखते हैं, दूसरे विदेशी राजा दिखते हैं। विदेशियों की हमने बात कर ली, जैसे हिंद यवन है,
ये सुंगों के बाद आए हैं, सुंग सत्ता के बाद। हिंद यवन है, ये तो इनके समकालीन है। शक आए हैं इनके बाद, कुषाण है, पहलव हैं, पश्चिमी क्षत्रप हैं, और ये आपके सारे के सारे विदेशी। देसी राजाओं की चर्चा नीचे करी गई है। नीचे आप देखेंगे जैसे सातवाहन है, ये देसी अ, वंश है। उसके अलावा संगम युग है। फिर संगम युग में हम तीन शासकों को पढ़ते हैं, चेर, चोल और पांड्य। अब ये दक्षिण भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पर संगम, इसी संगम युग में तीन हमें यहाँ पर शासक, या तीन तीन सत्ताएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक है आपके चेर, दूसरे हैं चोल, और तीसरे हैं पांड्य। ये जो तीनों राजवंश हैं, इन तीनों राजवंशों ने संगम युग में बहुत सी जो तमिल कवि हुए हैं उनको क्या दिया है, आश्रय दिया। तो इनके विषय में डिटेल है यहाँ पढ़ना होगा। और इसी संगम युग में जो साहित्य लिखा गया है, वो साहित्य इंपॉर्टेंट है, वहीं से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ फिर से एक देशी शासक है, जो अचानक धूमकेतु की भांति आते हैं, और उसी प्रकार इनका साम्राज्य समाप्त भी हो जाता है, खारवेल। तो खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख इनका प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर आपका गुप्त साम्राज्य हम पढ़ते हैं। 320 ईसा के आसपास ये शुरुआत हुई इसकी। स्थापक या संस्थापक श्रीगुप्त। फिर अगले इन्हीं के पुत्र हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इन्हीं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। फिर आपके हैं स्कंदगुप्त। फिर उत्तरवर्ती गुप्त सम्राटों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बहुत से सम्राटों को हमको पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य किस प्रकार से विस्तार करता है, फिर कैसे इनका पतन हुआ, आगे इसका प्रशासन पढ़ना है, समाज पढ़ना है, और इनकी संस्कृति कैसी थी। कला पढ़ेंगे, स्थापत्य पढ़ेंगे, व्यापार, जाति व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था। फिर इसी समय पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, इनका क्या प्रभाव था इस दौर में। साथ ही साथ विदेशों से संबंध, जैसे कि फिर आप देखेंगे फाहियान का आना, फिर बाद में गुप्तों के बाद जब हर्ष का पीरियड आता है उस समय भीमसांग का आना। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला है आपका वाकाटक वंश। ये पुनः, इसको आप देखेंगे, ये भी देसी वंश है। उत्तर भारत में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उत्तर भारत में आप देखेंगे जहां गुप्त शासन कर रहे थे, इन्हीं के समकालीन, इन्हीं के पैरेलल दक्षिण भारत में हमें शासन करते हुए, या फिर दक्षिण भारत के जो इलाके हैं, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का जो हिस्सा है, वहां पर वाकाटक वंश हमें देखने को मिलता है, और इनके गुप्तों से वैवाहिक संबंध थे। फिर पुनः उत्तर भारत आते हैं, तो यहाँ पर जब गुप्तों का साम्राज्य समाप्त होता है उसके बाद मौखरी वंश का शासन हमें देखने को मिलता है। और मौखरियों के बाद या उन्हीं के समकालीन आप कह सकते हैं हर्ष युग, हर्षवर्धन का पीरियड हम पढ़ते हैं। इसकी राजनीतिक और इसकी धार्मिक उपलब्धियां हमको पढ़नी है। इसके बाद अगला जो है टॉपिक, वो है नवीन शक्तियों का अभ्युदय। अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे और एक क्रोनोलॉजी को समझेंगे, ये वरना पूरा मिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से लिए चलता हूँ प्राचीन भारत। यहाँ शुरुआत में देखिए मनुष्य क्या है। अब ये ध्यान देने वाला है, ये सारा आपके पास अभी तक था, ये टॉपिक आपने पढ़े भी होंगे। बस हम लोग जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक बार हम पूरा रास्ता देख लें कि रास्ते में क्या क्या पड़ाव है, उस पर हम हल्की नजर डाल रहे हैं।
बाकी ये कुछ नया नहीं है, आप सबने ये सारी चीजें पहले देखी हैं, पढ़ी हैं। ठीक है, अब देखिए एक समझने वाला विषय इसमें क्या है। जब भी हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो मुख्य बिंदु हैं इतिहास को समझने के, या जिससे एक अच्छी समझ या कॉन्सेप्ट हमारे बनते हैं, वो है, एक तो पहली चीज है राजनीति को समझना। दूसरा बिंदु हमारा आता है समाज का अध्ययन करना। तीसरा बिंदु आता है उस दौर की जो अर्थव्यवस्था है। ठीक है, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, और अगर सभ्यता या संस्कृति, ये सब समाज के हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, इसी के फिर आप हिस्से देखेंगे, तो समाज की सभ्यता क्या थी और संस्कृति क्या थी। अब आइए देखिए, ये प्रमुख विषय हैं, या इनको प्रमुख स्तंभ आप कह सकते हैं, जिनको लेकर के हम पूरे जिनको केंद्र में रख करके इतिहास के हर एक टॉपिक का हम लोग अध्ययन करते हैं।